होता क्या है कि अभी तक आपने जो काम किया है वो काम किया है एक पार्ट का। एक पार्ट मतलब बेसिक पार्ट किया है जो क्रिएट की हेडिंग में आ रहा है। जब हम टैली पे क्रिएट ऊपर काम करते हैं तो क्रिएट में हम क्या कर रहे हैं, लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप्स भी हमने देखा बीच में क्रिएट करके। इसके अलावा स्टॉक के भी ग्रुप है, स्टॉक की कैटेगरी है, यूनिट है, गोडाउन है, तो सब क्रिएट करके देखा है। अभी तक कुछ खरीदना बेचना पेमेंट देना लेना ये सब नहीं हुआ है। तो अब वो हम थोड़ा सा इसकी भी क्लास एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी क्लासेस हम कर लेते हैं। ये क्या तरीका है कि जो भी आप काम कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो काम, वो आपने अभी तक वन टाइम का काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सच में एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने बैंक का लेजर बना दिया एसबीआई का। अब आपने एक बार लेजर तैयार कर दिया, अब आपको बार बार थोड़ी बनाना है उसको, हो गया, रेडी हो गया वो तो, ठीक है। तो एक बार एसबीआई का लेजर बन गया है, लेजर वन टाइम क्रिएशन वाला काम है। अब एसबीआई में पेमेंट आना, पेमेंट वहां से जाना, उसमें ऐड होना, लेस होना, किसी को पेमेंट देना, किसी को पेमेंट लेना, वो डेली हो सकता है। खरीदना आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, ऐसे रेगुलर होगा। बेचना रिपीटेडली होगा, पेमेंट देना रिपीटेडली होगा। ऐसे जैसे आप लोग फीस दे रहे हो वो रिपीट जा रहा है हर महीने आपका। इस महीने भी दे रहे हो, अगले महीने भी दे रहे हो, उससे अगले महीने भी दे रहे हो, ये रिपीट एंट्री है। और एज पर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से शुरू में सोचूं तो मेरे पास भी रिपीटेडली आ रही है फीस। कैसे? आज किसी 10 बंदों की आ रही है, कल दूसरे 10 बंदों की आ रही है, परसों तीसरे 10 बंदों की आ रही है। समझ रहे हो? तो जो ट्रांजेक्शन वो चीज होती है जो रिपीट हो सकती है रेगुलर बेसिस पे। अभी तक आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है, आपने अभी तक क्या किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्रिएट किया है, लेजर्स ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, आइटम गोडाउन ये सब चीजें क्रिएट की है सिर्फ, बस। और ये सारा काम सिस्टम में बैठ के वन टाइम की बात होती है। बस एक बार कर दी एंट्री, मतलब उसको एंटर कर दिया, क्रिएट कर दिया, बस। अब आपने अगर एचपी माउस यूएसबी प्लग एक बार ये हेडिंग क्रिएट कर दी आइटम में, अब आपको दोबारा उस माउस को दोबारा क्रिएट नहीं करना है, पर उस माउस को खरीदना बेचना रेगुलर होगा और रिपीटेडली होगा। तो ये जो रिपीट वाला काम है इसे हम ट्रांजेक्शन का पार्ट कहते हैं। ट्रांजेक्शंस को हम वाउचर्स कहते हैं, वाउचर्स एंट्रीज वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइट ऑफ कर दो आप नीचे वाली, और एक एक फैन कम कर दो, ठीक है, बस, थैंक यू। तो अभी क्या है कि अब हम देखेंगे इसमें जी लिमिटेड कंपनी जो हम ओपन करते हैं अपनी, इसमें देखेंगे, हाँ, तो इसमें हम ये चीज देखेंगे कि जब हम यहाँ पर जो भी क्रिएट में काम करते हैं वो वन टाइम क्रिएशन का होता है, उसी को अल्टर करो, उसी को मल्टी क्रिएट कर लो चार्ट ऑफ अकाउंट से, यही वाली बात है, ठीक है। तो ये तीनों का बेसिक पार्ट, ऐसे ही तीनों खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि इनमें और भी तो टॉपिक है, करेंसी है नीचे, और भी जीएसटी और पैन कार्ड वगैरह, ये सब होगा अभी आगे। तो ये सिर्फ बेसिक चीज खत्म हुई है कि एक तरीका समझ आ गया कि क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट का मीनिंग क्या है। तो एक आप मीनिंग समझ के अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब आगे हम कहाँ बढ़ रहे हैं कि हमने मास्टर्स वाले पार्ट में क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट का मीनिंग समझ लिया, और उसमें से इतना कंटेंट पढ़ लिया कि अब हमें क्लियर होने शुरू हो जाए। तो ये वाउचर्स की क्लास है आज की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यही मेन होता है, और इसमें ये वाउचर्स ही मेन है, ये मेन स्टोरी है पूरे टैली की, ये मेन मतलब सबसे हॉट पॉइंट है ये, मतलब ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए वाउचर्स का। ये जिसको नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक्स नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और वाउचर समझने के लिए बेस क्या चाहिए था, कंपनी क्रिएट करनी आनी चाहिए, टैली चलाना आना चाहिए, कंपनी क्रिएट करनी आनी चाहिए, क्रिएट में लेजर्स को क्रिएट करना आना चाहिए, कुछ स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना आना चाहिए। जिसको ये आता है तो वो वाउचर समझ पाएगा। एक बारी को जिसको वो चीज नहीं भी आती या टूटी फूटी आती है, डाउटफुल आती है, वो भी वाउचर समझ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें वाउचर में दोबारा बनानी है। वहां पे एक ऑप्शन आता है डायरेक्टली आप वहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर किसी को स्टॉक आइटम ठीक से समझ नहीं भी आया तो वो वाउचर से देखे, वाउचर में स्टॉक आइटम को बनाने का एक डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है। लेकिन वाउचर जिसको समझ नहीं आएगा वो आगे थोड़ा सा उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स वाउचर पे डिपेंडेंट है। दूसरा, जब आप इंटरव्यूज के लिए या जॉब के लिए मार्केट में जाते हो टैली के ऊपर बेस्ड, तब आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग वाउचर्स में से करते हैं। वाउचर्स इसलिए टॉप प्रायोरिटी बेस्ड है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वाउचर्स का मतलब है ट्रांजैक्शंस, ब्लू कलर की हेडिंग में लिखा भी हुआ है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब रेगुलर जो आप एंट्रीज पास करते हो, जो डेली बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उसे आप एंट्री, ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्री, पेमेंट रिसीव की या परचेज सेल्स की, गुड्स खरीदना, कुछ बेचना, रिटर्न करना, ये सब ट्रांजैक्शंस में आता है। इसको आप ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, जर्नल ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके के वर्ड से बुला सकते हो।
इन सभी शब्दों के लिए टैली में जो वर्ड है वो है वाउचर्स। ठीक है, वाउचर्स ये क्लास है। ठीक है, तो वाउचर्स की आज का टॉपिक है हमारा। ये जो वाउचर्स नाम का टॉपिक है, ये बहुत सारे हैं वाउचर्स। ठीक है, बहुत सारे हैं। कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाओ, हो सकता है कि आप किसी जगह अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और वहां पे आपको क्या लगता है, अभी आज ही थोड़ी कंपनी शुरू हुई होगी, टैली आज ही थोड़ी हुआ होगा उनके स्टार्ट। आपसे पहले कोई अकाउंटेंट वर्किंग होगा जो अपनी जॉब को छोड़ के गया होगा, उसकी जगह आप आ रहे हो, तो पहले से उस कंपनी में ऑलरेडी टैली इंस्टॉल हो चुका है, ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की हुई मिलेगी। तुम्हें जाते ही कंपनी क्रिएट नहीं करनी, शायद तुम्हें जाते ही कंपनी क्रिएट नहीं करनी, तुम्हें जाते ही शायद लेजर्स नहीं बनाने। लेजर को पहले वाला अकाउंटेंट काम कर रहा होगा तो उसने बहुत सारे लेजर्स बना दिए होंगे। आइटम्स, गोडाउन, ये सब नहीं बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो भी ऑलरेडी बने हुए होंगे। आपको चलती हुई कंपनी में आपको करना क्या है फिर काम, वाउचर्स। ये काम आपको आज से संभालना है, क्योंकि वाउचर्स तो आज के आज चढ़ेंगे ना, कल के कल तक चढ़ गए होंगे, अच्छा अकाउंटेंट ने चढ़ा दिए होंगे। आज से आपकी ज्वाइनिंग है तो आप आज के वाउचर्स आज से चढ़ाना शुरू करोगे ना, जिसमें पेमेंट देना लेना, परचेज, सेल, रिटर्न, ये सब चीजें आएंगी, वो अब आप वाउचर एंट्री को संभालोगे। इसलिए ये सबसे मेजर पॉइंट है समझने वाला। इतना इंपॉर्टेंट लेजर और आइटम भी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वाउचर समझना है। इसी के दौरान आएंगी जर्नल एंट्रीज जो डेबिट क्रेडिट की होती है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग की क्लास नहीं हुई है सबकी, तो जर्नल एंट्री को हम साथ साथ समझते चलेंगे। जब जब हम एक वाउचर उठाएंगे तो उसकी जर्नल एंट्री हम समझेंगे, फिर हम उसे वाउचर पे करेंगे ऐसे। तो आगे वो अकाउंटिंग क्लियर होता जाएगा, वैसे अलग से अकाउंटिंग की क्लास में जल्दी रख दूंगी। ठीक है, तो वाउचर्स, तो इस वाउचर्स को क्या क्या बोलते हैं हम, ये वाउचर्स का एक कॉमन वर्ड है। वैसे इसको बोलते हैं एंट्रीज, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग्स, जर्नल, जर्नल एंट्रीज, ये सब इसके नाम है, एक्सेट्रा, ये सब इसके नाम है। आप किसी भी नामों से जानो तो आपको पता होना चाहिए ना। मान लो आप वाउचर्स, आपने अच्छे से वाउचर्स की क्लास ले ली पूरे महीने की, एक महीने बाद कोई आपसे बाहर वाला क्वेरी कर रहा है, अरे ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, तो आप कहोगे वो क्या होता है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। जर्नल एंट्री पे पूछो जर्नल एंट्री टैली में कैसे करते हैं, तो आप कहो कि ये क्या है, नया शब्द लग रहा है। तो आप समझो कि आप टैली में, हर सॉफ्टवेयर अपना एक नाम रखेगा ना उस चीज का, तो इस सॉफ्टवेयर ने अपना नाम ये रखा है, वाउचर रखा है। वैसे इसके नाम और भी है मार्केट में, जिस नाम से भी कोई बुलाए। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, एंट्रीज क्या होती है, यहाँ इनवॉइस पढ़ेंगे हम, बिल पढ़ेंगे, बिल बनाना, इनवॉइस बनाना, सब वाउचर्स में है। ये वाउचर्स टोटल जो मिलेंगे, अलग अलग टाइप के वाउचर्स हैं। तो काउंटिंग अगर मैं करूँ टोटल, तो वाउचर्स लगभग मिलेंगे आपको 22-25 वाउचर्स है इसमें। ठीक है, 20 से 25 वाउचर्स इसके अंदर है पढ़ने वाले। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, तो हम इतने 20 लगातार ना पढ़ के ग्रुपिंग कर लो। तो 3 ग्रुप में ये डिवाइडेड है, मतलब ये आपने सेंटर में बीच में लिखा होगा, तो ये 3 पार्टीशन में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसका अकाउंटिंग वाउचर्स, तो उसके नीचे मैंने ऐसे लेफ्ट साइड में अकाउंटिंग की हेडिंग बना दी, अकाउंटिंग वाउचर्स। ये एक हेडिंग होगी। ठीक है, दूसरा आता है इन्वेंट्री वाउचर्स। कुछ ऐसे भी वाउचर है जो इन्वेंट्री वाले हैं, कुछ ऐसे वाउचर्स है जो अकाउंटिंग वाले हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स। ठीक है, तीसरा है अदर वाउचर। एक हम हेडिंग ले लेते हैं अदर वाउचर्स का, ये कैटेगरी ले ली हमने कि चलो एक अदर की भी कैटेगरी हमारे पास है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और अदर्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर्स में भी कितने वाउचर्स है टोटल, 8 अकाउंटिंग में। इन्वेंट्री वाउचर्स में भी है 8, बोला तो यही होगा। और 4-5 के करीब इधर है, 4-5 वाउचर्स इधर है। ऐसे हमने पढ़ना है, मतलब एक एक करके। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से 8 होते हैं, तो मतलब वाउचर्स टोटल हैं 20, 25, 20, 22। तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंपनी अपने अकॉर्डिंगली बना लेती है, डिजाइन कर लेती है, या जो दी उस पे काम कर लेती है, अलग अलग डिपेंड है। लेकिन हम पहले समझे कि इसका डिवीजन क्या है, तो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और अदर वाउचर्स। आ जाओ गेट बंद करो, गेट बंद कर लो, कोई बात नहीं। कुंडी नहीं है, नहीं ऐसे बैठ, क्या कर रहा है, नहीं चाहिए।
अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, अदर्स वाउचर्स। तो इन्वेंट्री और अदर अभी नहीं पढ़ेंगे। इन्वेंट्री और अदर में कौन से वाउचर आते हैं ये नाम पे भी मत जाओ, तो हम लिखेंगे भी नहीं, बस इतना याद रखो कि इन्वेंट्री वाउचर्स टोटल 8 है और अदर में 4-5 वाउचर्स हैं। ये जब हम क्लास शुरू करेंगे ना इन्वेंट्री वाउचर्स की, तब हम कंसीडर कर लेंगे इनको एज इट इज करके साइड कर दिया, ठीक है। अब जो मेजर पार्ट है वो अकाउंटिंग वाउचर्स में करना है, यानी कि इधर वाला अकाउंटिंग वाले में काम करना है। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में 8 वाउचर्स कौन से होते हैं वो समझिए। पहला फर्स्ट वाउचर इसमें आता है परचेज वाउचर। सेकंड वाउचर सेल्स वाउचर। परचेज मतलब खरीदने की एंट्री आएगी, सेल्स मतलब बेचने की एंट्री आएगी, परचेज सेल्स दोनों। अब परचेज जब खरीदना बेचना जिस इंडस्ट्री में होता है तो रिटर्न भी होता है। परचेज है तो परचेज माल वापस कर सकते हैं मटेरियल हम, ऐसे सेल किया हमने मटेरियल तो उन लोगों ने मुझे मटेरियल वापस कर दिया। तो फिर तीसरा वाउचर है परचेज रिटर्न, जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट नाम है इसका, ब्रैकेट में लिख सकते हो परचेज रिटर्न। फोर्थ वाउचर है इसी का उल्टा, ये डेबिट नोट तो आपका परचेज रिटर्न है, तो फिर सेल्स रिटर्न भी तो होगा, तो क्रेडिट नोट है उसके लिए सेल्स रिटर्न। ऐसे हमारा एक वाउचर है अगर हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं रिटर्न भी कर रहे हैं, तो फिर खरीदने का मतलब हो गया खरीदने की एंट्री तो कर दी आपने, बाद में उसकी पैसे भी तो दोगे, आप उसे पेमेंट भी तो करोगे, तो फिर पेमेंट करने के लिए एक वाउचर है पेमेंट वाउचर नंबर पे। अब ऐसे पेमेंट हो तो फिर आने वाला पैसा भी होगा, तो रिसीट वाउचर, जिसको टी बेसिकली साइलेंट पे पढ़ते हैं, तो रिसीट रिसीट कहते हैं, पी साइलेंट पढ़ते हैं पी, तो इसको रिसीट रिसीट कहते हैं। तो जैसे मर्जी रिसीप्ट भी कह सकते हो रिसीट भी कह सकते हो। 7 तो 2 एक्स्ट्रा वाउचर्स भी है इसमें, एक तो है कॉन्ट्रा वाउचर और एक का नाम है जर्नल वाउचर। ऐसे ये 8 वाउचर्स, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, तो परचेज वाउचर, फिर सेल, फिर उन लोगों का रिटर्न भी है, फिर पेमेंट रिसीव भी है, फिर कॉन्ट्रा जनरल भी है, ऐसे, ठीक है। हर वाउचर का अपना एक मकसद है और यही 8 अकाउंटिंग वाउचर्स है, इनको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। इसके अलावा सारे अदर्स में काउंट होते हैं, कुछ अकाउंटिंग कैसे हैं जो अदर्स में काउंट होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग वाउचर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है। 8 पार्ट्स, और ये 8 पार्ट्स में हर वाउचर में एंट्री करने का मीनिंग चेंज्ड है। किसी वाउचर में कोई एंट्री जाती है, किसी वाउचर में कोई एंट्री जाती है, ऐसे एंट्री का डिवीजन है। आप सब में सारे एंट्री नहीं कर सकते हो। अब मैं किसी को चेक दे रही हूँ, ये एक एंट्री है, मैं सैलरी पे कर रही हूँ, ये एक एंट्री है, तो ये पेमेंट की एंट्री है, क्योंकि मैं सैलरी पे करने में कुछ खरीद नहीं रही, कुछ रिटर्न नहीं कर रही, तो ऊपर के 4 वाउचर्स में तो जाएगी नहीं ना, सेल नहीं कर रहे हैं हम, सैलरी तो दे रहे हैं बस। और जब हम किसी सप्लायर से कुछ खरीद रहे हैं तो फिर हम खरीद रहे हैं, इसमें हम पेमेंट नहीं दे रहे, अभी उधार पे खरीद रहे हैं, बेसिकली हम पेमेंट नहीं दे रहे, हम सैलरी नहीं दे रहे, तो ये पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा जनरल, नीचे की एंट्री नहीं बनती, फिर ये परचेज सेल्स में बनती है, खरीदने बेचने की एंट्री बनती है, ठीक है। तो हर किसी एंट्री में अलग अलग मकसद है, इनकी शॉर्टकट कीज लिख लो इसके सामने। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की F9, सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की F8, डेबिट नोट की शॉर्टकट की Alt F5, क्रेडिट नोट की Alt F6, पेमेंट की F5, कॉन्ट्रा F4 और जर्नल F7। ठीक है, ऐसे। तो ये शॉर्टकट कीज याद कर लेना, एकदम से याद नहीं होगी, एक एक दिन में हम एक एक वाउचर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो सारे वाउचर्स हो गए, अब एक ही याद रख लो बस, आज का जो टॉपिक था परचेज वाउचर, वो आज का टॉपिक है जो हमें प्रैक्टिकली देखना है। तो परचेज की शॉर्टकट की F9, बस ये याद रखना। तो अब आते हैं परचेज पे, परचेज को उठाते हैं, जो टॉपिक है हमारा एक्चुअली में वो है परचेज। परचेज होता है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं खरीदने की एंट्री। परचेज मतलब सीधा सीधा हुआ खरीदना, तो इसका मतलब है कि कुछ खरीदने की एंट्री यहाँ पर जानी है, इतना क्लियर है ना।
तो परचेज वाउचर मतलब कुछ परचेज करने की ट्रांजेक्शन हमको यहाँ करनी है, इसकी शॉर्टकट की होती है F9 और ये एक अकाउंटिंग वाउचर होता है। मतलब इसके बारे में अगर मैं 4 बातें बोलूँ तो ये होगा, पहला कि अकाउंटिंग वाउचर है, दूसरा कि इसकी शॉर्टकट की F9 है, तीसरा यहाँ पर खरीदने की एंट्री आती है, और चौथा यहाँ पर क्या खरीदने की एंट्री आती है, यहाँ पर क्योंकि खरीदते हैं बहुत सारी चीजें, तो एक तो हम गुड्स खरीदते हैं, एक हम एसेट खरीदते हैं। कंपनी में रह के आप दो टाइप की चीजें खरीदते हैं, एक जो आप बेचने के लिए खरीदते हैं उसे गुड्स कहते हैं, एक आप अपनी कंपनी में लगाने और यूज करने के लिए खरीदते हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को तो खैर हम खर्चा बोलते हैं, उसे हम खरीदना बोलते भी नहीं। एसी खरीदना बोलते हैं, परचेज करना बोलते हैं। तो जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री इधर नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ गुड्स की एंट्री जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग में रूल है ये हमारा बेसिक रूल कि जब हम परचेज वर्ड उसी के लिए यूज करते हैं जब हम सामान परचेज करते हैं। सामान माने खरीदने बेचना, जिसका काम है आपका। तो जो गुड्स है आपके लिए स्टॉक है, मटेरियल है, इन्वेंट्री है, बेसिकली जिसको आप खरीदते हो बेचने के लिए। तो जिसका आपका खरीदने और बेचने, परचेज और सेल्स का काम चल रहा है, ऐसे गुड्स को हम गुड्स, स्टॉक, मटेरियल, इन्वेंट्री इन शब्दों से बुलाते हैं। इन शब्दों के अगर आप कुछ खरीद रहे हो उसका बिल परचेज में चढ़ेगा। अगर आप जैसे आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपके लिए स्टेशनरी जो जितना भी सामान हुआ वो सामान हो गया, गुड्स हो गया। तो स्टेशनरी आप खरीदते होंगे अपने सप्लायर से, बुक्स किसी बुक्स वाले से आती होगी, कॉपी किसी कॉपी वाले से आती होगी, पेंसिल वगैरह किसी और पेंसिल वाले से डील करते होगे आप। तो ये जो सामान का बिल आएगा, क्योंकि जो भी आपको बेचेगा आप खरीद रहे हो मतलब, तो आपको बिल भी आएगा, तो वो जो बिल होगा परचेज का वो इस वाउचर F9 में चढ़ेगा। अगर आप तो स्टेशनरी की दुकान में चेयर ले ली, टेबल ले ली, तो ये आपका फर्नीचर है और ये आपका एसेट है, तो इसका भी बिल आया होगा, मतलब उसके लिए तो सामान है ना। अच्छा, किसी का एसेट किसी का सामान भी तो है। तुम्हारे लिए एसी तुमने जो लगाया है इधर, ये आपके लिए कंपनी के लिए आपने यूज करने के लिए कंपनी में लगाया, तो ये आपका एसेट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, ये आप गुड्स ट्रीट नहीं कर रहे। पर आपने तो इसको एसी की दुकान से खरीदा होगा, तो उसके लिए तो एसी गुड्स ही होगा, तो उसने तो बिल बना के दिया होगा आपको। अब उस बिल को आप नजरिया चेंज कर दोगे देखने का, कि वो आप बेचने के लिए तो एसी खरीदा नहीं है, एसी आपने कंपनी में लगाने के लिए खरीदा है, तो एसी आपका फिक्स एसेट्स हो गया। उस फिक्स एसेट्स का बिल मिला है आपको, पर आप उस बिल को बिल की तरह मत देखो अपने लिए। आप देखो कि एसी का इन्वेस्टमेंट है, टोटल कितने रुपए का पड़ा, 50,000 का। आप सीधा सीधा 50,000 रुपए की पेमेंट दिखा दो, वो पेमेंट वाउचर में पड़ना है 5वें नंबर पे, उसका बिल नहीं चढ़ाते हैं, परचेज में नहीं चढ़ाते। तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है ये कि परचेज में आपको चढ़ाना है फिलहाल के लिए गुड्स परचेज की एंट्री। हाँ, परचेज में एक तरीका और है, ये कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर मार्केट में जो काम कर रहे हैं। तो एक तरीका परचेज में और है, परचेज दो तरीके से चढ़ाया जाता है, एक स्टॉक आइटम का परचेज, एक लेजर का परचेज, मतलब किसी एसेट का परचेज। तो परचेज दो तरीके से आएगा F9 में, उसका मोड चेंज करना पड़ेगा। वो मोड चेंज करके हम उसे इन्वेंट्री वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में तब्दील कर सकते हैं। मतलब अभी मैं मटेरियल की एंट्री कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए परचेज वाउचर मटेरियल वाली एंट्री अलाउ कर रहा है। अगर मैं एसेट परचेज करना चाहती हूँ तो वहां ऐसा आता है कि उसको कन्वर्ट कर सकते हो बिल को ऐसे बिल में कि परचेज बिल ही चढ़ा रहे हैं, पर हम उसे एसेट परचेज बोलेंगे, उसे अकाउंटिंग इनवॉइस कहता है। वो पढ़ेंगे आगे आप कि एसेट का भी परचेज अगर पेमेंट के अलावा परचेज में ही चढ़ाना पड़े तो क्या पॉसिबल है। तो परचेज में वो वाला भी पॉसिबल है कि तुम एसेट की खरीदने की भी एंट्री कर सकते हो, पर उसके लिए मोड बदलना पड़ता है। तो वो बदलाव मोड हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप मान के चलो कि हम परचेज को एज एन आइटम इनवॉइस चढ़ा रहे हैं। जब हम परचेज को हम आइटम इनवॉइस से चढ़ाते हैं तो आइटम मतलब स्टॉक, मटेरियल, इन्वेंट्री, गुड्स। तो जब गुड्स परचेज करने की एंट्री वो इधर जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए। अभी हम करेंगे कि बस ये आइटम इनवॉइस पढ़ रहे हैं, हम आइटम इनवॉइस पढ़ रहे हैं। परचेज के नीचे लिख लो कि भाई आइटम इनवॉइस है। अब उसके नीचे एक लाइन लिख लो कि इट रिकॉर्ड्स कैश एंड क्रेडिट बेसिस purchases of goods only. It records cash and credit basis purchases of goods only. ये लाइन लिख लो।
मतलब जो वर्ड्स मुझे समझ आ रहे हैं, एक तो परचेज की एंट्री इधर चढ़ती है, दूसरा वो गुड्स होना चाहिए, उसी की परचेज की एंट्री चढ़ती है, सबकी परचेज की एंट्री यहाँ नहीं चढ़ेगी। तो खरीदना खरीदने में डिफरेंस है। आप कंपनी में जो परचेज शब्द का यूज करते हैं वो फॉर गुड्स यूज करते हैं, तो परचेज जो आगे बेचना है, हाँ, जो गुड्स है आपके लिए, ठीक है। तो सेल करने के लिए जो आपका सामान है उसे आप परचेज में चढ़ाते हैं, परचेज ऑप्शन में। और तीसरी बात ये, दो प्रकार की गुड्स परचेज भी दो प्रकार की होती है, मतलब परचेज तो दो प्रकार की दिखी गई हमें, एक गुड्स परचेज, एक एसेट परचेज। एसेट परचेज मैंने साइड कर दिया, गुड्स परचेज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। गुड्स परचेज में भी दो टाइप आते हैं, एक कैश परचेज, एक उधार परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब नगद पैसा दे दिया आपने, चेक से दिया, ऑनलाइन दिया, यूपीआई दिया, कैश दिया या जैसे भी दिया। जब आपने हैंड टू हैंड पैसा दे दिया उसे हम कैश परचेज कहते हैं, और आपने उधार कर दिया तो हम उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। ये दोनों प्रकार की परचेज रिकॉर्ड करेगा, इसी में ही देखने। तो इसलिए लिखा है कि इट रिकॉर्ड्स कैश एंड क्रेडिट बोथ बेसिस परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, समझ याद रहेगी ये बात तुम्हें? नहीं सुना नहीं, ध्यान दे, उधर था ध्यान। ध्यान, हाँ, ध्यान ध्यान का फर्क है ना बस। तो पेन से पूछ लेना अगले लैब में जब करोगे तो, ठीक है। हाँ, तो वाउचर्स में जाएंगे, देखो देखो, चलिए अब इसका पाथ कैसे है। गेटवे ऑफ दिल्ली पे सामने फ्रंट में वाउचर्स दिख रहा है, वाउचर्स में चले जाइए। कोई रैंडमली कोई भी एक पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ होगा, कैसे पता चलेगा? ऊपर ब्लू कलर की लाइन से पता चलेगा, यहाँ लिखा होता है आप किस वाउचर पे हैं। मतलब नॉलेज तो मिल रही है पर होश तो आप ही को लाना है ना, कि ऐसा ना हो कि आप जाते ही शुरू हो गए पेन ड्राइव लिखना। तो आपको ये तो देखना है कि भाई वाउचर कौन सा है, वो मैं नहीं ला पाऊंगी आपके अंदर, होश तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा कि आप देखो पहले कि आप एंट्री कर कहाँ रहे हो। ये पेमेंट वाउचर है, ऊपर ब्लू कलर में लिखा है, तो सबके लिए की है। जैसे रिसीप्ट के लिए F6 करोगे तो ये रिसीप्ट हो गया, ये देखो है ना। F9 करोगे परचेज हो गया, ये देखो, ठीक है। और वैसे भी जब काम करते हैं तो साइडों में की लिखी हुई है, देखो ये देखो, कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसीप्ट F6, जर्नल F7, सेल्स भी लिखा है, परचेज F9 भी लिखा है ना। तो फिर याद क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो जो इंटरव्यू होता है उससे पहले वो भी तो है ना बीच में। हाँ, तो इंटरव्यू टेस्ट, अब ये तो डायरेक्टली तो जब हम रेगुलर काम करते हैं तो हमें पता ही है, पर जब इंटरव्यू होता है तो वो हमसे पूछता है, तब पहले थोड़ी होता है, तब तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की इसलिए आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे वो एक दिन पहले रिवाइज करके चल रहे हैं ऐसे, हमें पता चल जाता है कि किस चीज का काम है, तो फिर हम उस तरीके से माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं कि अच्छा ये काम है उसका, ऐसे। वो जब करेंगे वो दिन आएगा जॉब करने का, तब पढ़ लेंगे ना। तो परचेज F9 है ना, परचेज के लिए की अब याद हो जाएगी आपको हमेशा के लिए, F9 ही अब याद हो जाएगी, अब तुम्हें फोर्सफुली उसे याद नहीं करना पड़ेगा, परचेज की समझो याद हो गई। तो F9 प्रेस करेंगे, परचेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो, ये सबसे पहले तो ये छोटा बारीक सा ब्लू कलर में लिखा है कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जी लिमिटेड। तो आप अपनी कंपनी तो पढ़ ही लोगे कि हमारी कंपनी में ही काम चल रहा है, किसी और की कंपनी में नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, फिर ये परचेज यहाँ लिखा होगा ब्लू कलर में, अब आपको परचेज करना शुरू करना है। और ये परचेज मैंने बोला दो तरीके से पढ़ रहे हैं हम, अकाउंटिंग परचेज भी होता है, आइटम परचेज भी होता है। मैं आइटम परचेज पढ़ रही हूँ अभी। तो आइटम परचेज आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा परचेज खुला है? जब आइटम का इस पेज पे कहीं नाम आ रहा होगा तो ये आइटम परचेज है। हाँ, अगर कहीं आइटम का नाम नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि ये दूसरा परचेज खुला है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो उसे चेंज करना पड़ेगा। ये साइड में मैं बताती हूँ, चेंज मोड लिखा है, यहाँ से बदल लेना, इस पे क्लिक करके अपने हिसाब से आ जाएगा ऑप्शन, कंट्रोल H, ठीक है। वैसे आपके सामने यही खुला होगा, नेम ऑफ आइटम। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कहीं ऊपर हेडिंग नहीं लिखी, ये बीच में लिखी है नेम ऑफ आइटम, मतलब आइटम शब्द मैंने देख लिया, इस बिल पर एक आइटम वर्ड आ गया, मतलब ये आइटम परचेज है जो हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, तो सही जा रहे हैं, ठीक है। तो परचेज बिल है, परचेज का मतलब अब सिचुएशन बनानी पड़ेगी। वैसे कुछ कॉमन से मतलब वर्ड्स हैं जो जानकारी आपको डालनी, कॉमन डिटेल्स है। जैसे तुमने खरीदा होगा तो बिल नंबर होगा, वो यहाँ डाल दोगे। किस डेट का खरीदा है वो होगा, किस पार्टी से खरीदा है उसका क्रेडिटर होगा, उसका नाम डाल दोगे। परचेज लेजर पे परचेज का एक अकाउंट डालते हैं, वो डाल देंगे। क्या खरीदा, ऑब्वियसली खरीदने में तो डालना पड़ेगा ना क्या खरीदा आपने, पेन ड्राइव है, कार है, एसी है, चेयर है, टेबल है, जो आपने इन्वेंट्री में बनाया है, कोई बुक्स है, कोई स्टेशनरी का सामान है, तो वो वर्ड आप यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, क्वांटिटी पूछेगा,
रेट पूछेगा, अमाउंट पूछेगा। क्वांटिटी तो क्या खरीद, कितना खरीदा, एक का रेट क्या है, अमाउंट टोटल कर लेगा उससे, उसके बाद अमाउंट लास्ट है, फिर तो टोटल करके सेव कर लो, कुछ नहीं करना। परचेज जीएसटी के साथ भी बनता है, डिस्काउंट्स भी बनता है, इसमें अदर चार्जेस भी बनते हैं। कहीं कहीं हमें डिलीवर करवाना है किसी को, तो होम डिलीवरी सर्विस भी नीचे 50 रुपए ऐड करते हैं, ऐसा कुछ। ये सब अभी हम नहीं पढ़ते, ये धीरे धीरे टॉपिक सारे आएंगे एक एक करके, तब वो चीज हम उठाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, विदाउट टैक्सेशन, विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी टैक्सेशन या विदाउट एनी अदर चार्जेस, नॉर्मल परचेज ऑफ किसी प्रोडक्ट का कैसे चढ़ता है, अभी हम वो देखें। अभी हम परचेज चढ़ाना सीख रहे हैं कि चढ़ता कैसे। तो आप किसी मतलब ऐसे कोशिश मत करना कि हम जीएसटी लगाएं इसमें या कोई टैक्स लगाएं या कोई चार्ज लगाएं, ऐसा कोशिश मत करो। अभी हम उसमें आने वाली क्लासेस में उसको भी नहीं शामिल करेंगे। अभी नॉर्मल बेसिक परचेज चढ़ाना सीखें, ठीक है। तो जब हम परचेज चढ़ाएंगे, यहाँ पे परचेज चढ़ाने से पहले आपको अपने माइंड में एक परचेज सेट करनी पड़ेगी कि खरीद क्या रहे हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो प्रैक्टिस के टाइम में आपको समझना पड़ेगा। खुद से याद कर लो कि मैं क्या, मतलब हम लोग क्या खरीदें, किसकी एंट्री करें, तब जाके अब यहाँ पे आके डिसाइड ना हो ना कि अरे इनवॉइस नंबर क्या डालें, ऐसे होता नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बताती हूँ कि सच में एक अकाउंटेंट हो आप लोग और एक कंपनी में बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पता है कि इनवॉइस नंबर क्या है, क्योंकि जो तुमने सामान खरीदा है, खरीदने की सिचुएशन देखो, ये क्या कोई एस्टिमेट पे या कोई ड्रीम्स में काम नहीं चल रहा है, ये कोई प्लानिंग में काम नहीं चल रहा है, ये हो चुका है और आप अकाउंटेंट हो, आपको बोला गया है कि बिल चढ़ाओ और ये काम हो चुका है, खरीदा जा चुका है, अभी खरीदना नहीं है आगे। तो आप एक अकाउंटेंट की सीट पे बैठे हो, आपको परचेज बिल चढ़ाना है। आपके परचेज बिल चढ़ाने से पहले माल परचेज कर चुके हैं, मटेरियल आ चुका है, जहां जहां लगाना था कॉलम में उसे रख दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है, एक बिल आया था साथ में, एज एन अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी है, तो वो बिल लाके आपको दे दिया गया है, इस बिल को अपने एंट्री कर लो अपने सॉफ्टवेयर में, ये हुआ है। तो आपको कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं लेना कि यार हमें सीट पे बैठ के शायद सोचना पड़ेगा क्या खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में बिल है, एक पेपर है, उस बिल पे सारी जानकारी लिखी हुई है, आपको क्या काम करना है, कॉपी पेस्ट, ये बात यहाँ जो लिखी हुई है देख देख के इधर पेस्ट करनी है, इतना सा काम है। और यहाँ का ईच एक एक बात आपके बिल पर लिखी हुई है, क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या, बिल तो देखा ही होगा। एक नॉर्मल बर्गर भी परचेज करोगे तो उसमें भी सारी बातें लिखी होती है, बर्गर का नाम क्या है, आलू पैटी बर्गर है, डबल टिक्की बर्गर है, सपोजिंगली कितने पैसे हैं, कितना डिस्काउंट है, कितना जीएसटी है, टैक्स है, कितना टोटल अमाउंट है, अगर डिलीवर हो क्या है तो डिलीवरी चार्ज कितना है, ये सब बातें लिखी होती है। अगर फ्री सर्विस नहीं है तो फिर डेट लिखी होती है, ऊपर इनवॉइस का एक नंबर, सीरियल नंबर लिखा होता है, 0123 जो भी है, बिल नंबर बोलते हैं उसको हम, डेट लिखी होती है, किस जगह का बिल है, वो पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है, डोमिनोज का है कि बर्गर क्लब का है कि बर्गर किंग का है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है ना। तो आपको बिल बस देख देख के जस्ट सेव करना है, जस्ट देख देख के चढ़ाना है। तो परचेज में का दिमाग लगाना ही नहीं है कि अरे यहाँ की क्या खरीदें, कि बिल नंबर क्या डालूं। तो आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ भी बिल नंबर सोच लो, वैसे रियल टाइम सिचुएशन में तो आपके सामने सब कुछ है। तो एक मैं एज्यूम कर लेती हूँ, मेरे सामने एक बिल है जो मैंने परचेज किया है, मैंने परचेज किया है, मान लो कोई पार्कर का ब्लू कलर का पेन है, सपोजिंगली, ये मैंने अभी अभी बना लिया है कि पार्कर ब्लू पेन है, वो मैंने खरीदा है 10 पेन, एक पेन 180 रुपए का है। अब ये इसका बिल आ गया है मेरे पास, वो बिल मुझे यहाँ देख देख के चढ़ाना है। जिससे आया उसका नाम है संजय स्टेशनरी, तो संजय स्टेशनरी का मुझे बिल चढ़ाना है। बस अब ये मैंने एज्यूम कर लिया है, अब मेरे सामने बिल है, बिल पे नंबर लिखा है, बिल पे नंबर लिखा है 0129, बिल नंबर मैंने चढ़ा दिया रैंडमली, न्यूमेरिक में होता है बस, ये अल्फा भी होता है बट न्यूमेरिक में ज्यादा होता है। एंटर। आपकी यहाँ की खास बात ये है, जो भी आप नाम या जो भी कॉलम में फिलअप कर दो तो आगे बढ़ने के लिए एंटर दबाना, ठीक है, डाउन की मत दबाना, एंटर या टैब दबाना बस, ठीक है। अगला एंटर, डेट का कॉलम है सेकंड, डेट में मतलब कि आपने कब खरीदा है, ऑब्वियसली बिल की डेट होती है, ठीक है, तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करना है, बिल पे लिखा होगा, ठीक है। अब बिल 1 अप्रैल का तो 1 अप्रैल में चढ़ाओ, 1 मई का है, 2 मई का है, जितने का भी है चढ़ा दो, बस 1, 2 और 31 में ही काम हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्योंकि आप डेट में आए हो तो डेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो कि इसमें 2 प्रकार की होती है, ये जो दिनांक है ये 2 प्रकार की है। एक आपके सामने यहाँ लिखी है डेट, एक डेट इस कॉर्नर पे भी है, तो सैटरडे लिखा है, ये भी है, ठीक है। ये दोनों में क्या फर्क है, इसको ये जो कोने पे जो डेट आ रही है ये हर वाउचर में आती है, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा,
सारे वाउचर जितने तुमने अभी देखे उस कॉर्नर पे डेट सब वाउचर में होती है, सभी वाउचर्स में होती है, ठीक है। उसे हम उस डेट को हम कहते हैं वाउचर की डेट, जिस दिन एंट्री हो रही है वाउचर की डेट, ठीक है। वाउचर डेट मतलब जिस दिन तुम चढ़ा रहे हो। और ये जो डेट बीच में आ रही है ना, ये सब पे नहीं आती, ये सिर्फ परचेज पे आती है, बाकी सब में नहीं आती। तुम चेंज करके देख लो, सेल पे नहीं आई ये, नहीं है, देखो कोई डेट का कॉलम नहीं है, बीच में कोई डेट का कॉलम नहीं है, सेल्स में नहीं है, ये मैंने सेल बदल दिया। पेमेंट F5 करके दिखाऊं, कोई डेट का बीच में कॉलम नहीं है इस जगह पे, वो पीछे तो होगा, वो ऐसे पता चलेगा ना, ये वाला तो है, ये वाला हर वाउचर में है, ये वाला कॉन्ट्रा में है, पेमेंट में है, रिसीप्ट में है, ऐसे। तो बीच में यहाँ पर कोई डेट नहीं है, सिर्फ परचेज में आती है ये, और कहीं नहीं आती। तो ये डेट कौन सी होती है, ये होती है जिस दिन खरीदा था, मतलब बिल पे जो डेट है। तो जो बिल की डेट है, जिसका बिल बना के दिया गया है, वो डेट आपको सामने चढ़ानी है बीच में, क्योंकि इनवॉइस के बराबर में आ रही है ना। देखो क्या लिखा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर डेट है, ये इनवॉइस की डेट है। तो ऐसा हो सकता है कि आज 2 तारीख है, 2 मई है, कल 1 मई थी, कल मैंने एक खरीदा था सामान, रात को बिल आया था, वो मैं आज चढ़ा रही, कल नहीं चढ़ा पाई थी, तो कल जो बिल की डेट होगी वो 1 मई छपी होगी, मैं आज 2 मई को चढ़ा रही हूँ, तो कोने वाली डेट 2 मई कर दो, ये वाली डेट 1 मई कर दो। समझिए, मैक्सिमम केस में दोनों सेम होते हैं, नो कंफ्यूजन, नो कोई बहाना की गलती हो गई। मैक्सिमम सिचुएशन में ये चक्कर ही छोड़ो, दोनों डेट सेम होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन है 2 अप्रैल में काम करने का, तो इसको भी 2 अप्रैल करो, उसको भी 2 अप्रैल करो, तभी बिल आगे बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कभी भी ये वाली डेट इस वाली डेट से आगे की हो सकती है, पीछे की नहीं हो सकती। चढ़ाने वाली जिस दिन मैं चढ़ा रही हूँ वो डेट बिल की डेट से आगे की हो सकती है, पीछे की नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मैं 1 मई का बिल 2 मई को चढ़ा सकती हूँ, मैं 1 मई को 2 मई का बिल नहीं चढ़ा सकती, 2 मई आया ही कहाँ है, एडवांस में कैसे चढ़ा पाओगे, सामान ही नहीं आया है, कल की डेट ही नहीं आई है, कल का दिन ही नहीं आया है। आप कल आने वाले दिन की एंट्री आज नहीं चढ़ा सकते, पिछले वाले दिन की एंट्री आज चढ़ा सकते हो। तो अगर वाउचर डेट 1 अप्रैल है, देखो सामने, और मैं यहाँ पर डेट में डाल रही हूँ 2 अप्रैल, 2 अप्रैल, जब मैं एंटर करूंगी तो ये आगे नहीं बढ़ाएगा, मुझे अटका देगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता बिल, क्योंकि वो होने वाली 1 अप्रैल है और तुम आज 2 अप्रैल डाल रहे हो, मतलब इट शोज कि तुम 2 अप्रैल का बिल चढ़ा रहे हो 1 अप्रैल को। ऐसे कैसे हो सकता है, 2 अप्रैल तो आई नहीं इसके अकॉर्डिंगली, फिर उससे भी 2 अप्रैल करो। अगर तुम्हें 2 अप्रैल में ही प्रैक्टिस करने का मन है तो फिर उससे भी 2 अप्रैल करो। अब वो कैसे, उस पर जाओगे कैसे, शुरू में बताया था मैंने, डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2, और साइड में भी लिखा हुआ है, देखो डेट के जस्ट बराबर में लिखा है F2 डेट, तो आप ये डेट F2 से चेंज करेंगे, तो 2 अप्रैल यहाँ कर देंगे एंटर, अब वो भी 2 अप्रैल हो गई संडे, और ये भी 2 अप्रैल हो गई, अब ये आगे बढ़ेगा। और ऑल्सो अगर वो 2 अप्रैल ये 1 अप्रैल है तो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछला बिल चढ़ा रहे हो आप, समझ गए। लास्ट मतलब पॉइंट ये है कि मतलब ज्यादा कारस्तानी नहीं करना, ये दोनों सेम ही रखना। वही करता हमारा ग्रुप का भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी शुरू है ना, शुरू में अभी हम चलना सीख रहे हैं ना, तो दौड़ने की अभी एकदम से कोशिश नहीं करना, तो सेम ही रखना, आ जाओ सेम ही रखना, 2 अप्रैल है ना। अब एक और बात ध्यान रखना कि आपका मन है इस डेट में काम करने का, उस डेट में काम करने का, समझ आता है, लेकिन फिर ये नहीं भूलना कि एजुकेशन मोड है, तो ये 1, 2 और 31 ही लेगा। ये जितना भी आप काम देख पा रहे हो, ये किसी भी मंथ की 1 तारीख में, 2 तारीख में और 31 तारीख में ही करेगा। अब ये मैंने 2 अप्रैल 1 अप्रैल करके तो मैंने आपको करवा दिया, आगे बढ़ गई मैं 3 अप्रैल नहीं कर सकती, ना इसको कर सकती हूँ 3 अप्रैल और ना उसको होने वाली को कर सकती हूँ, वो होगा ही नहीं। F2 करके 3 अप्रैल करने की कोशिश करूंगी, अटका देगा, क्योंकि 3 तारीख से 30 तारीख तक एक्सेप्ट नहीं करता, लॉक लगा हुआ है एजुकेशन मोड का, ये बिल भरते हैं जो मतलब एंट्री होती है, ये एजुकेशन मोड है। हाँ, काम करते वक्त तो लाइसेंस होगा ना, तो फिर तो किसी भी डेट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये चक्कर है कि एजुकेशन में कुछ तो ऑफ करेगा ना वो, ताकि हाँ सब लोग यूज ना करें, एजुकेशन फ्री मिल जाता है ना, तो लोग जान के ये लोग लॉक लगा के दे रहे हैं कि कोई मिसयूज ना करे इसका फ्री में, ठीक है। तो 2 अप्रैल 2 अप्रैल में ही मैं एंट्री कर रही हूँ, देख लो इधर 700 रुपए का लिखा है।
तो एबीसी एंड कंपनी, कैश, एफटीएल लिमिटेड, हेलकॉम, प्रतीक एंड सन्स, सतीश एंड सन्स और बी लिमिटेड, ये वो पार्टीज आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी लेजर बनाते बनाते पढ़ चुके हैं। डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, पढ़े होंगे तो आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक क्रिएट बटन भी आ रहा है, तो आप नया भी बना सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पीछे लेजर में बनाकर आए हो उसके बाद ही यहाँ पर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नया, जैसे मैं बोल रही थी आपको संजय स्टेशनरी से मुझे ये खरीदना था, तो ये मेरा पार्टी नेम है और लिखा भी हुआ है। हाँ जी करेक्ट, पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम पे क्या डालेंगे, इसी का नाम। तो इसका नाम आ नहीं रहा, मैं टाइप करती हूँ तो ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा। हाँ, तो क्या बोल रहा है, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर तभी देता है कि जो नाम आप शायद आप टाइप करना चाह रहे हो वो इसमें है नहीं, आप उसे फिर क्रिएट करिए तो यहाँ जुड़ेगा। तो क्रिएट पे चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको बैक करके जाऊँ, फिर क्रिएट करके आऊँ, फिर वापस आऊँ, उससे अच्छा है यहीं से डायरेक्ट क्रिएट करिए और आपको लेजर में पहुंचा देगा। ठीक है, अब आराम से यहाँ लेजर, वही वाला शुरू वाली क्लास आ गई कि संजय जो नाम है इसका स्टेशनरी वाला, वो नाम लिख देंगे। अरे भाई ये कीबोर्ड और क्या, यही तो है, यही तो है। डायरेक्ट मतलब यहाँ से भी कोई सीख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पीछे क्लासेस तुम लोगों ने लिए वो लेनी जरूरी थी। मैंने टाइम वेस्ट कराया, मैंने दोबारा पहुंचा मजे में। ठीक है, संजय स्टेशनरी। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लगाओ तुम इसमें। तो अंदर अब ठीक है, मुझे 2-4 मिनट रह गए। हाँ, ये बताओ, ये तो डायरेक्ट सीखना, डायरेक्ट क्रिएट करना तो सीख गए, पर यहाँ अटकोगे। बहुत लोग अटकेंगे कि डायरेक्ट सीख गए, अरे आराम से क्रिएट पे क्लिक किया, संजय क्रिएटर लिखा और एंटर सेव करा दिया, हो गया। ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, संजय आ ही नहीं रहा। देखो अभी बना दिया मैंने, उसके बाद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ग्रुप गलत सेलेक्ट किया है। तो नहीं, ये भी गलत है लड़की। तो इसमें आपको क्रिएट करना है, गलत है, ये लड़की भी गलत है। जब आप यहाँ क्रिएट करते हैं, जब आप यहाँ क्रिएट करते हैं, जब आप यहाँ कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो चीज करेक्ट ग्रुप में जाए, क्योंकि ग्रुप तो 28 है। फिर आपको वो ग्रुप याद रखने पड़ेंगे जो हमने अलग अलग क्लासेस में पढ़ा है। एक दिन हमने डेटर पढ़ा, एक दिन हमने क्रेडिटर पढ़ा, एक दिन बैंक पढ़ा, एक दिन एक्सपेंस पढ़ा, वो याद रखना पड़ेगा। तो पार्टी नेम जब भी आप बनाओगे वो सिर्फ 2 ही ग्रुप में डाल सकते हो, या तो डेटर या तो क्रेडिटर। अगर इन दोनों में से किसी तीसरे ग्रुप में डाल दिया आपने तो वो नाम नहीं आएगा वहां पर। डेटर क्रेडिटर में डालोगे तो ही आएगा, क्योंकि वो कॉलम ही था पार्टी नेम का। और पार्टी नेम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेटर और क्रेडिटर, बस। तो ये जो है संजय, दोबारा लिखती हूँ मैं संजय ट्रेडर करके, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आती है, एक बार बना दिया, गलत ग्रुप में बना दिया, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, चलो दोबारा क्रिएट करने पहुंचे, सेम नाम ले ही नहीं रहा, कह रहा कि वो डुप्लीकेट है, पहले से बना हुआ है। अब बीच की सिचुएशन आ गई, पहले से बना भी हुआ है, मुझे दिख भी नहीं रहा, तो फिर आप या तो 2 करके बनाना या नाम चेंज करके बनाना। और हाँ, जो गलत बन गया है, वही जो गलत बन गया है उसके साथ क्या करेंगे, ये भी एक बार खत्म कर दें, फिर हम ऑल्टर में जाके उस वाले वर्ड को डिलीट कर देंगे। हाँ, इसलिए आप दूसरा जो वर्ड है वो इस्तेमाल करें जब आपको अगर ऐसा क्रेडिटर होगा, तो आपको इसे क्रेडिटर में लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी यहाँ पर आएगा ऑप्शन। ये ज्यादा तो पढ़ा ही हुआ है, एड्रेस वेड्रेस ही तो है, एंटर सेव। तो अभी आगे बढ़ गया और मुझे संजय ट्रेडर नाम भी दे रहा है, संजय ट्रेडर है ना। चलो नेक्स्ट, जब आप इसके बाद एंटर करेंगे तो एक रिसीप्ट की छोटी सी डिटेल खुलेगी, वो बिल होता है, तो बिल पे और भी जानकारी होती है, किस गाड़ी से सामान आया, गाड़ी नंबर क्या है, व्हीकल नंबर, और ड्राइवर का नाम क्या है, उसका लाइसेंस आईडी वगैरह सब आता है। तो वो सब बातें आप यहाँ लिख सकते हो, फिलहाल के लिए खाली भी छोड़ सकते हो, अगर बिल पे है तो डाल दो, जनरली सब बिल पे नहीं होती तो खाली छोड़ो, आएगा लेकिन पूछेगा जरूर, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसे खाली कैसे छोड़ोगे, एस्केप नहीं कर सकते, आपको इसे तय करके ही आगे जाना पड़ेगा, या तो कंट्रोल करो एक बार या एंटर करो आराम से। फिर एक पार्टी डिटेल्स की, उसमें बस एक बार कंफर्म कर रहा है आपसे कि पार्टी नेम यही है, एड्रेस यही है, डिटेल यही है, कंट्री स्टेट सब यही है, बस इसको भी एंटर करा दो क्योंकि बिल्कुल ठीक है। तब जाके वो पूरा तय करके फिर ये तीसरे ऑप्शन पे है जिसका नाम है परचेज है। सेम जो तुमने क्रेडिटर में काम किया वही काम परचेज में है, कि अगर परचेज लेजर में तुमको एक नाम डालना है तो वो नाम है परचेज अकाउंट। मेरे पास आ रहा है क्योंकि शायद मैंने पहले बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया तो ये आएगा ब्लैंक, तो क्रिएट भी आ रहा होगा ना, तो यहाँ से क्रिएट कर लेना।
ठीक है। क्रिएट करते वक्त ध्यान रखना कि जब आप एक वर्ड बनाओगे परचेज अकाउंट, उसका ग्रुप क्या लोगे, परचेज, कि जो तुम परचेज अकाउंट लेजर क्रिएट करोगे उसका ग्रुप भी परचेज लेना, ऐसे मत करना, उसको क्रेडिटर मत ले लेना। परचेज लेजर परचेज ग्रुप में ही जाता है ऑलवेज, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। मेरे पास बना हुआ है फिलहाल, परचेज एक ही बार बनता है, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। अब आगे आ गए, आधी डिटेल ऊपर की खत्म हो गई। अब स्टॉक की डिटेल, किससे खरीद रहे हो, संजय ट्रेडर से, बिल नंबर, बिल की डेट, परचेज अकाउंट, ये तो आ गया। और हर परचेज बिल पे ये वर्ड कॉमन है, मतलब पार्टी बदलेगी, बिल नंबर बदलेंगे, डेट बदलेगी, ये यही रहेगा। तो हाँ, एक परचेज बना के सब बिल पे वही चल जाएगा। हाँ, तो सब बिल पे वही चल जाएगा, समझ गए। टाइम बचेगा। नेम ऑफ आइटम, क्या खरीदा है, पेन खरीदा है, पार्कर पेन 180 जी, ब्लू पेन है वो। अब नेम ऑफ आइटम में ये क्या होता है, ऐसा आपको काफी जगह काफी स्पेसेस में ऐसे मिलेगा कि ना कुछ आ नहीं रहा, मतलब कोई नाम लिस्ट तो आई, सब कम से कम साइड में लिस्ट तो आई, सीधे हाथ पे लिस्ट नहीं खुल रही, तो कोई लेटर या कुछ प्रेस करोगे तो खुलती है, तो स्पेस प्रेस कर दिया करो, स्पेस बार, जो स्पेस बार होता है, स्पेस बार से आपके पास लिस्ट खुल जाती है जो इसके अंदर शायद है, बनी हुई है। तो क्रिएट का ऑप्शन भी खुला है, वरना पार्कर पेन में बनाऊंगी कैसे, लिस्ट आएगी उसमें ऊपर क्रिएट आएगा तभी तो क्रिएट पे जा पाऊंगी, तो इसलिए स्पेस दबा दिया करो ताकि ये कॉलम खुले, अपने आप नहीं खुलता ये। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है एबीसी ब्लैक, पैंट आ रही है, शर्ट है, लैपटॉप है और माउस है जो हमने बनाया हुआ है। अब मुझे पार्कर पेन चाहिए, हाँ जी, स्टॉक आइटम, तो वो आपके सारे आ जाएंगे, यहाँ से भी बना सकते हैं। सारा टाइम मैंने 1 महीना तुम्हारा वेस्ट कराया। आपने बोला ये वो 4-5 मिनट पूरी कार, हाँ है ना। क्रिएट करोगे यहाँ पे और फिर क्रिएट में जाएंगे और हम पार्कर पेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं टाइप कर रही हूँ पार्कर पेन आ नहीं रहा है, तो क्रिएट पे हम वही विंडो खुल गई जो स्टॉक आइटम में आप ऊपर जाके बनाते हो, सेम टू सेम है। तो पार्कर पेन मैंने यहाँ लिखा, पार्कर पेन ब्लू वगैरह वगैरह, ठीक है, एंटर। ये पेन्स में जाना चाहिए, आ नहीं रहा, तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, पेन 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 के ग्रुप में स्टेशनरी भी बना सकते हो, हाँ करेक्ट, वाई प्रेस करके सेव कर देंगे, है ना। कैटेगरी आप पार्कर या ब्लू भी ले सकते हो कलर वाइज, या कैटेगरी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल यूनिट पीसेस ही होगा, ये सब नहीं करना, ये सब भी नहीं करना है, एंटर एंटर सेव। तो औरों की लिस्ट में ये भी जुड़ गया, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसे अभी अभी बनाया है तो इसके आगे क्वांटिटी है 0 और बाकियों के आगे क्वांटिटी भी दिखा रहा है, मतलब आपको एक झलक ये भी दिखा रहा है कि कितना पीस आपके पास पहले से अवेलेबल है, सामान रखा है। जो गोडाउन हाउस को कैसे डालते हैं कैटेगरी में, अगर हमने ब्लू ये सब डाल दिया, हाँ गोडाउन बना के फिर स्टॉक आइटम में आओ, तो फिर ये इसमें आगे लिखा आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ कैसे डालेंगे, अब आएगा, अगली विंडो गोडाउन की है। जैसे मैंने पार्कर पेन पे क्लिक किया और एंटर किया तो किसी किसी को डिस्क्रिप्शन पूछेगा, ये डिस्क्रिप्शन होती है वो जो बिल पे एक्स्ट्रा लाइन लिख देते हैं, विद 1 ईयर वारंटी, या इसके साथ हम ये भी फ्री दे रहे हैं, तो ऐसी बात है आप टाइपिंग के लिए लिख सकते हो अगर आपके पास मतलब कुछ लिखना है, तो नहीं तो स्किप कर दो, मतलब एंटर कर दो, एंटर। तब नेक्स्ट विंडो आई है गोडाउन की, तो किस गोडाउन में है, हाँ स्पेस, अगेन वो स्पेस दबाओ, तब ऑप्शन भी आएंगे और जगह भी आएगी। तो चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली कहाँ पे एंटर करना है, दिल्ली में करना है। चलो दिल्ली में क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने, 10 पीस, रेट 180 रुपया एक का, एंटर। उसके बाद ये अमाउंट पे आ जाएगा 1800 रुपये, अपने आप आएगा। ऐसे दूसरा पेन भी हो सकता है, एक बिल पे आप 2 पेन भी खरीद सकते हो एक साथ, तो एक ही बिल बनकर आएगा। तो जब आप इसका एंटर करोगे ना, अमाउंट के बाद ऐसे एंटर करना, तो जस्ट ये पार्कर पेन के नीचे आ गया है, जस्ट पार्कर वर्ड के नीचे आ गया है, ये जो बार है इसका, ये बार देख रहे हो, ये आउटलाइन देख रहे हो, तो ये बताता है कि आप कहाँ हो, और वो ब्लिंक भी कर रहा है, टाइपिंग के लिए ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हो। हाँ, तो आप अभी इधर हो, ये बताता है कि आप अभी हो कहाँ, किस ऑप्शन पे हो, तो जस्ट इसी के नीचे दूसरी आइटम भी ऐड कर सकते हो। बस नहीं करनी है तो एंटर एंटर करा के एंटर 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 सेव। एक बात पूछेगा जो मुझे पूछी नहीं है सिस्टम में, लास्ट में पूछता है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस करके एक विंडो आती है बिल वाइज की, उसे न्यू पे ही क्लिक करके आगे बढ़ जाना जब जिसके पास भी खुले, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वो ऑप्शन बंद कर रखा है मैंने किसी को सिखाने के लिए। तो आपके पास ऑप्शंस में आएंगी तो आप उसको न्यू रेफरेंस करके आगे बढ़ा देंगे। ये सब पढ़ोगे आप, ये सेटिंग बंद कैसे होती है, खुलती कैसे, सब पढ़ोगे, अभी आएगी ना प्रॉब्लम।
जब आप इसे हाँ सेव करा दो। बताती हूँ इधर देखो, पहले बैग पैक करते करते देख लो। अब जो परचेज किया उसके बाद क्या होगा, ये सेव हो गया लास्ट एक्सेप्ट करते करते लास्ट तक सेव हुआ है, तो उसका कैसे पता चलेगा, ये फिर से ब्लैंक आ जाएगा और यहाँ 2 नंबर लिखा होगा सबसे ऊपर, देखो मतलब पहला बन चुका है, तो दूसरा परचेज। अब इस परचेज को देखो, वाउचर बनाया उसी के नीचे उसका डे बुक है, तो डे बुक में जाइए, डी पे दिखा देगा ये रहा परचेज। इसको आप दोबारा से क्या है एंटर कर सकते हो इसी जगह पे, ये ऑल्टर भी है, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो ऑल्ट डी करके, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा खुद से देख लेना। क्रेडिटर का नाम आ जाएगा संजय ट्रेडर को इतने पैसे देने हैं क्योंकि तुमने उधार पे खरीदा है और पेमेंट नहीं की अभी तक। P&L में परचेज वर्ड में अमाउंट जुड़ जाएगा और स्टॉक समरी में वो पेन का पार्कर पेन का स्टॉक जुड़ जाएगा, ये रहा।